जी, मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सबको वेलकम करती हूँ। हमें हमारे प्रोग्राम में आज ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साजिद तार साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। सर, आप दिन ब दिन बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। पहले से ही पॉपुलर है, मैं ये नहीं कह रही अभी हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपकी बड़ी मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं और इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं। तो बड़ी जबरदस्त बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आलिया, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज का पैगाम देना चाहता हूँ, मोहब्बत और प्यार का, और जो मैं समझता हूँ कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और दूसरा, मैं हमेशा मेरी एडवोकेसी ये है कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन, द वर्ल्ड। और उसमें हम्म। पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही है आलिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। तो मैं एम अ बिग एडवोकेट ऑफ इट एंड आई विल कीप डूइंग इट मैटर ऑफ दैट्स ग्रेट सर, वेल डन। अच्छा साजिद साहब, दो तीन खबरें। सर, पहली तो खबर हमें ये मिली कि जो ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं, बकौल सुहेल वड़ाइक साहब? नहीं, इत्तेजाद तो मैं समझता हूँ बिल्कुल है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो कि मेरे ख्याल में आपकी है ही नहीं, उसके उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं समझता हूं कि आप यू ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। आपके अफगानिस्तान के साथ आप बॉर्डर है, उनके साथ आपके हालात क्या हैं, आपके भारत के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है, सी पैक पे आपने पिज्जे बना लिए हैं, आज आप अमेरिका बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं ये समझता हूं कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है। अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कुछ डॉलर या पाउंड मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, इसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वरना मैं समझता हूं कि आज इस वेरी इंसल्टिव, लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप पे बद एतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। क्या वजह है? हालांकि वो सऊदी अरेबिया से ठीक, उनके रिलेशनशिप ठीक है। यमन हुती उनके साथ, जो उनको प्रॉक्सी उनका कहा जाता है, विंग है, वो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं। ईरान चाइना जा रहा है, ईरान साउथ अमेरिका जा रहा है, ईरान रशिया जा रहा है, लेकिन आप उसके उसने क्यों किया? क्या वजह है? क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बिकॉज यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट सीरियस अबाउट पाकिस्तान, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर सेल्फ। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आपने 76 साल में कोई ऐसा स्टेप नहीं किया जिससे आपकी कोई दुनिया के अंदर पिजिराई हो, कोई रिकग्निशन हो, कोई एक अच्छा अमल आपने ऐसा किया हो कि पीपल कैन रिलाई ऑन यू। अब तो पाकिस्तानी खुद भाग रहे हैं वहां पे, ईरानियों ने आपके साथ क्या करना है। लोग बेचारे, कोई पैदल भाग रहा है, कोई जायदादें बेच के भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह के हालात हैं। मैं लेकिन साजिद साहब, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले हमने वो बॉर्डर ट्रेड शुरू की थी कि जी वो मंडियां बन रही हैं दोनों तरफ के बॉर्डर पे, ईरान से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो हमने चले अच्छी बात है, बड़ा हमने उसको वेलकम किया कि ठीक है, बिल्कुल सबके साथ ताल्लुकात होने चाहिए। तो ये तो वो सब कुछ करके अब उन्होंने वीजा किसी और के लिए खोल दिया, जिसको आप दुश्मन कहते हैं उनके लिए खोल दिया, आपके लिए नहीं खोला। नहीं खोले तो उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप क्या है। एक तो सबसे पहले जो आप शिया कम्युनिटी के साथ जो हालात आप करते हैं, वो एक वजह है। दूसरी, आप उनके साथ ट्रेड नहीं करते, स्मगलिंग करना चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड नहीं करना चाहते। आपके वजीर आजम और दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने इस दफा खुद एडमिट किया है कि जो लोग वहां पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट के काम करते हैं, उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने एडमिट किया कि दिस इज इशू, लेकिन आप उसके बारे में करते कुछ नहीं। आप इस वक्त, पहले दुनिया में दहशतगर्दी के लिए बदनाम थे, अब आप करप्शन के लिए बदनाम है। और आपको पता है ये आलिया, हम कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे जो नहीं हो। आपके हर सड़कों के ऊपर मांगने वाले के हाथ के अंदर भी स्मार्टफोन है, हर तांगे वाले के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है। बेचारों को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। बद दुआएं भी देते हैं तो खुदा नहीं सुनता, दुआएं भी मांगते हैं तो खुदा नहीं सुन रहा। इस सर, वक्त मांगने वाले की आपने बात की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि भिखारी जो है वो वहां से शिकायतें आ रही थी अरब कंट्री से कि भिखारी यहाँ पर आ रहे हैं आपके, तो ईरान ने भी सोचा कि वीजा खोल दिया तो ये तो भिखारियों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल नहीं। और दूसरा, आप उनको वीजे की जरूरत नहीं। आप जिस तरीके से वो, जिसको आपका वो डंकी कहते हैं, डंकी लगाना है, आपके तो लाखों के हिसाब से लोग वो पैदल चल के क्रॉस करके टर्की जा रहे हैं, टर्की से आगे ग्रीस जा रहे हैं, आधे बेचारे समुद्रों में मर रहे हैं। आपको तो वीजे की, मेरे ख्याल में उन्होंने आप सोचा इनको वीजे की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही पहाड़ियों से उतर रहे हैं ये। आप देखा है आपने जिस तरीके से लोग जाते हैं। मुझे तो पता है ना किस तरह जाते हैं, क्योंकि मेरे तो इलाके से जाते हैं लोग। मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, यहाँ के जाने वाले जो मर रहे हैं बेचारे वहां।
तो उन्हें जरूरत क्या है वीजे की? उन्होंने शायद समझा होगा कि ये लोग वीजा फ्री हैं यार, दे यार, इनको क्या करना है बादर करके। आप ये इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हिस्सा नहीं है, बॉर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं कई दफा समझता हूं आपके कंट्रोल में सिवाय करप्शन के है क्या? करप्शन में सिर्फ बिजी हैं आप, और कुछ भी नहीं कर रहे आप। ठीक है, लेकिन सर इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम उम्मा है उसकी वो नहीं है, बल्कि मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने इंडिया के लिए वीजे खोल दिए। लेकिन सर जो हमारे काकड़ साहब हैं, तो उन्होंने तो कहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने की, हम तो जंग लड़ेंगे, बल्कि हम 300 जंग लड़ेंगे हम। उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है सर। काकड़ साहब, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं। पहले तो काकड़ साहब को खुद अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए आए हैं, और काजी फाइज ईसा साहब ने उनकी पोजीशन को डिनाई कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के होते हुए इस गवर्नमेंट का सेटअप की कोई वजह जरूरत नहीं थी। और दूसरा, काकड़ साहब को मैं पूछना चाहूंगा, हिस्ट्री के हिसाब से देखते, ये मेरे अल्फाज नहीं है, असगर खान साहब के, एयर मार्शल असगर खान साहब के यूट्यूब के ऊपर आज भी इंटरव्यू है कि सारी जंगें आपने शुरू की और सारी जंगें आपने हारी, सारी जंगें आपने हारी हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका 60% जिस्म का हिस्सा कट चुका है 70s में। बल्कि मैं ये आज एक चीज कोड करना चाहूंगा काकड़ साहब को। काकड़ साहब अगर अमीर अब्दुल्ला नियाजी साहब जो थे, अगर उनसे पूछते, उनके 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 उस वक्त उनके जो एक ISPR के डायरेक्टर सदीकी साहब थे, उनसे उन्होंने एक दफा जिक्र किया कि यार मैं उनका एक बयान ये होता था, वो कहते थे आखिरी गोली आखिरी सिपाही, और वो कहते थे कि मेरा मेरा कंपैरिजन तारक बिन ज़ियाद से किया करो। उन्होंने कहा कि मैं जंग करता हुआ कलकत्ते तक पहुंच जाऊंगा। ये वो ASPR के ब्रिगेडियर सदीकी साहब को फरमाते थे। फिर जब उनको जहाज में बिठा के एज ए कैदी फोर्ट विलियम कलकत्ता जब लेके जहाज उतरा, तो उनका एक सबॉर्डिनेट था, तो उसने पंजाबी में उसने कहा न्याज साहब कलकत्ते आ गए हो। तो उसने कहा मेरा मकसद ये है कि पहले देखें पहले कि आप 60% लूज कर चुके हैं इस कंट्री का, जो एक मेजॉरिटी एरिया था, पॉपुलेशन थी। आज आप जंग करने की सलाहियत रखते हैं? आप सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरा, अगर आप अपना हुजम देखें, अपनी इकॉनमी देखें, अपना कद काट देखें, आप हालात देखें, रिप्यूट देखें, और दूसरा मैं उनसे काकड़ साहब से पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो कुछ गाजा में हो रहा है, कोई दुनिया की ताकत उनको इंटरफेयर कर रही है इस वक्त? अगर मैं एवरेज वहां पे 1000 से 1500 फलस्तीनी डेली बेस पे मारे जा रहे हैं, और दुनिया का रूटीन पे काम चल रहा है सारा। मैं आई वाज शॉक्ड, नागासाकी में 13,000 टन फेंका था अमेरिका ने, 12,000 टन इस वक्त वो गाजा पर फेंक चुके हैं। को बोला है वहां पे? सर वो कह रहे सर, काकर साहब ने कहा है कि हम गोलियां खुद बनाते हैं। हाँ, सर ये भी उन्होंने बोला बीच में कि हम खुद गोलियां बनाते हैं। पैरासीटामोल की गोलियां बनाते होंगे, दूसरी गोलियां तो वहां कहां से बनाते होंगे, किस चीज से बनाते होंगे भाई? लेकिन उसमें मैं ज्यादती है, मेरी ख्वाहिश है अगर काश ही पाकिस्तान का कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर तालीम की बात करता, एक्सपोर्ट की बात करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता, कोई बात करता कि चाइना से बिजनेस सारा दुनिया में जा रहा है निकल निकल के, कोई पाकिस्तान में भी आ जाए। 51% खवातीन जो घरों में बैठी हैं, जिनको बापर्दा करा के आपने हैंडीकैप कर दिया है, उनको एंगेज करने की कोशिश करता, को कौम को किसी ट्रैक पर लाने की कोशिश करता। मैं दुख के साथ ये कहूंगा आलिया, मेरी मादरे मिल्लत ऐसा एक मुल्क है जहां कर्जा मिलने पे जश्न मनाए जाते हैं, जहां अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना पाकिस्तान बेचकर जश्न मनाए जाते हैं। आजकल आप जश्न मना रहे हैं कि अरामको ने आपका 40% ऑयल एंड गैस कंपनी को खरीद लिया, आप जश्न मना रहे हैं, आप कहते हैं कि डॉलरों की बारिश शुरू हो चुकी है। कौन सा ऐसा कोई देखा आपने ऐसा जी शऊर इंसान जो अपना घर बेच के जश्न मनाए? कोई ऐसा होता है जो कर्जा लेकर गुर्दे अपने लिखवा के जश्न मनाए कोई? ये वाहिद मेरी मादरे मिल्लत है। और उसी तरह की बात काकड़ साहब ने कर दी है कि 300 जंगें लड़ेंगे। यार किसकी बात कर रहे हो यार? कौन सी ये जंगों का दौर है? और पहले गाजा की तो हालत देख लो यार, क्या है वहां पे, क्या हालत क्या है उनकी। और इस वक्त आपको पता नहीं है भारत की उनकी इंटरनेशनल पोजीशनिंग का अंदाजा नहीं। मैं काकड़ साहब को बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री की किताब को अच्छी से अगर नहीं पढ़ सकते, तेजाज खुद बनाते हैं, वो तेजाज खुद बनाते हैं। आपके F-16 का टायर पंक्चर हो जाए तो यहां से मांगते हैं आप, उन्होंने टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर नहीं की थी साथ F-16 के, वो तेजाज खुद बनाते हैं।
वो अपनी पंक्चर लगाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं है ना पास। कुछ भी नहीं है इनको, उन्होंने दी। मैं बल्कि आज मैं चशमदीद गवाह हूं, मैं यहाँ पे जब F-16 मिले थे, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन किया गया था कि जब आप कोई इतनी मिकदार में चीज लेते हैं तो उसके साथ, ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है। तो वो मेरा जो मेरा उस वक्त का जो डिफेंस मिनिस्टर था, उसने वॉशिंगटन डीसी में कहा था, उसने कहा शुक्र करो F-16 मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की क्या बात करनी। तो ये छोड़े इन बातों को। काकड़ साहब आपने जंगें करनी है, क्या आपने करना है, वो कहते चलें सर, उसको छोड़ते हैं साजिद साहब। नहीं, उसमें मैं क्या पिद्दी का शोरबा चले, कोई नहीं, ये ऐसी चलती रहती है। लेकिन ये मिच्योर बात नहीं है। मैं ये अप्रिशिएट नहीं करूंगा जो दूसरों को मैं सिर्फ ये क्रेडिट दे देता हूं, वहां इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, वहां पे इलेक्शन है, 10 दिन के अंदर दो चीजें हुई वहां पे। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर अमित शाह साहब ने 24 सीटों की बात की है, और उसी 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बात की है उन्होंने। लेकिन अपने कश्मीर की बात कर रहे हैं वो। हाँ, पीओके की बात अमित शाह साहब ने की है, लेकिन सियासी बयान है उनका। लेकिन उनकी पोजीशन देखें, वो तो बात कर रहे हैं, करने की उनका, मैं समझता हूं उनकी बात में वजन है। आपकी बात में वजन है? मैं छोड़े काकड़ साहब, टीटीपी वाले घुस के 23 लोग आपके फौजी मार गए यूनिफॉर्म में अंदर, वो तो रोक लो यार, पहले रोके उनको पहले। और वो मारते हैं, बॉर्डर से दूसरी साइड पे जाकर बैठ जाते हैं, वो मार के बॉर्डर की दूसरी साइड पे चले जाते हैं, वहां से जाके मेरा कल वो आगे से इनको बताते, बल्कि वो वहां से दूसरी साइड पे बैठ के उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। वो कहते हैं हमने मारा है, और उन्होंने वीडियो बनाई है इस दफा मारने की, और बना के उन्होंने अपने मीडिया विंग पे चलाई है, हमने देखो ये किस तरह मारा है। तो साजिद साहब, लग तो ऐसा रहा है कि इंडिया तो पता नहीं, इंडिया से जंग आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अफगानिस्तान से जंग जरूर हो जाएगी अभी कुछ अरसे में। हालिया कब होगी? आप हर बंदे को डराते हैं, हम एटॉमिक पावर है, और रोजाना घुस के मारते हैं आपके अंदर, घुस के मारते हैं पठान आपके, उधर नहीं जाते आप उनके। इंडिया से मान ली आप 300 जंगें करना चाहते हैं, 400 कर लें, और यार 200 जंगें उधर भी कर लो टीटीपी वालों से, वो घुस के मार रहे हैं अंदर, उधर बोलते ही नहीं हो। ठीक है, तो सर जरा एक और टॉपिक पे चलते हैं। आर्मी चीफ का पहला विजिट अमेरिका का, क्या सिग्निफिकेंस है? इसको कहा जा रहा है, बड़ी इसके ऊपर डिबेट हो रही है, बात की जा रही है कि एक तो ये कि बड़ा अहम विजिट इसलिए कि उनका पहला विजिट, और दूसरी ये एक बात कि जो इस वक्त हालात वाकयात चल रहे हैं मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। अच्छा, अब जो हमें अभी तक खबरें मिली, जो कि आईएसपीआर की तरफ से भी और मीडिया पर भी जो चल रही हैं, कि उनकी मुलाकात हुई है सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर ब्लिंकन से और ऑस्टिन लाइट से, जो हाई अथॉरिटीज उनके साथ उनकी मीटिंग हो गई, तो उसमें उन्होंने रीजनल इश्यूज जो उठाए, कहा जा रहा है कि उसमें उन्होंने कश्मीर का इशू भी उठाया। तो आपकी हमारी इधर आए हुए हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं इसको देख रहा था, वो मेरे लिए मैं देखिए, इस वक्त वाशिंगटन डीसी में उन्होंने कोई खातर खा बात नहीं की। बाहर निकल के जो लोग इसमें जो हैरान हैं, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी गई। लोगों की क्या सराहियां हैं, चैटर्स चल रहे हैं। कुछ पाकिस्तान के जो लौंडे लपाड़े हैं वो कह रहे हैं जी आते ही मार्शल लगा देंगे, ये अपनी सीट पक्की कराने गए हैं। कुछ बातें हो रही हैं। जो खबरें मैंने पढ़ी थी उसमें 3 अल्फाज उन्होंने, मैंने जो देखे हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट था, रीजनल सिक्योरिटी थी, और ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी। और जो मैं पहले भी शायद मैंने सेगमेंट में एक दफा कहा था कि एक अंडरस्टूड सी बात है कि आते ही इनसे ये कहेंगे कि आप ये दोहा एग्रीमेंट पे आप अफगानिस्तान के लिए हमारी हेल्प करें आप, और आपका छोड़ा वासला जो है वो हमारे ऊपर चल रहा है, और उसको आप अगर कोई 5-6 बिलियन डॉलर दे दें तो दुबई और लंदन में हमारे जो काम रुके हुए वो चल जाए आगे। लेकिन देखें, आप म्यूचुअल इंटरेस्ट आपका क्या है अमेरिका के साथ? आपका इंटरेस्ट है, उनका क्या इंटरेस्ट होगा सिवाय चाइना के? और इंडिया उनको सूट करता है ग्लोबल साउथ में। वो आप क्या कर सकते हैं चाइना के खिलाफ? कैन यू सर्व यूएस अगेंस्ट चाइना? क्या आप कर सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं। आप यहां पे सिर्फ आए इसलिए हैं कि चाइना ने पैसे देने आपको बंद किए, आप सिर्फ इस वजह से यहां बैठे हैं आप। और दूसरा जो मैं कहूंगा, रीजनल सिक्योरिटी में आप क्या कर सकते हैं? दूसरा सब्जेक्ट कहा गया रीजनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, आप कर सकते हैं। 23 लोग आपके यहां मौजूद होते हुए वाशिंगटन डीसी में उन्होंने मार दिए। रीजनल सिक्योरिटी के आपके हालात, आप इतने बेबस हैं, उसमें क्या आप कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। कोई दूसरा ही आपके साथ करेगा। आप तो कुछ नहीं कर, आप तो पता नहीं, जिस तरह के आपके हर मिलिट्री मैन का हाथ पीछे बंधे हैं, या उनको पीटीआई से फारग नहीं हो रहे हैं, उनकी फोन कॉल उनसे मेरा आप अंदर से, आप पीटीआई से जान छूटे तो बॉर्डरों का कुछ करें आप। आपके हालात तो ये एक एक बंदे को 2-2 दफा
अरेस्ट करना, एक इंटरव्यू देना, उस पर तसल्ली ना होनी, फिर हफ्ते बाद फिर पकड़ लेना, फिर उसको कराना। और भाई उधर टीटीपी वालों को भी तो देखो यार, वो क्या कर रहे हैं, उधर जाने की तो पता नहीं, उधर इंटरेस्ट ही नहीं है उस साइड। अब तो बल्कि सर मैं देख रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है वो, उसमें इरफान सिद्दीकी ने ये कहा है कि राहील शरीफ जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, रिटायर्ड जनरल, नहीं रिटायर्ड तो हो गए लेकिन वो अभी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, तो राहील शरीफ ने नवाज शरीफ को ये ऑफर किया था कि पनामा का आपका केस हल करवा देते हैं, आप एक्सटेंशन दे दें। तो वो ये इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि ये उन्होंने काफी जोर डाला और काफी प्रेशराइज किया इस बात। नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, राहील शरीफ साहब ने भी किया होगा। हमारे मोहतरम जो है बाजवा साहब हैं, वो हैं टॉप सिटी वाले को उठा के जो जूते मारते रहे, करते रहे इस्लामाबाद में, क्या काम आप नहीं किया? आप ये मुझसे बताएं, क्या काम नहीं किया? ये सब किए होंगे। कोई झूठ बोले मुझे तो उसका भी यकीन आ जाता है, क्योंकि हमारी रिप्यूट ऐसी है, हमारा माजी ऐसा है, हमारी भरी पड़ी है सारी चीजें। मैंने जिस तरह अभी आपको अमीर अब्दुल्ला नियाजी की स्टोरी बताई, क्या मेरा, या तो बताएं ना, या तो कहें नहीं यार आप गलत कह रहे हैं। कोई झूठ भी आप कहता है तो लगता सच ही लगता है, इस तरह बिल्कुल ठीक क्या होगा, उन्होंने राहील शरीफ साहब ने कहा होगा, क्योंकि लुक्रेटिव, ऐसी पोजीशन इतनी लुक्रेटिव है कि लोग जिंदगियां अपनी कुर्बान कर देते हैं। मैंने आपको कहा नहीं था, मेरा खुद दिल करता है कि मैं बड़ा होकर आर्मी जनरल बन जाऊं, मेरा खुद दिल करता है। अच्छा साजिद साहब, दूसरा आप ये भी बताइए कि अच्छा, ठीक है ये जो एक चीज मैं उसमें थोड़ी सी चीज रहेगी, जो जी दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, अगली बात मैं कह नहीं सका, वो ये था, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका खुद चाहता है कि वो आर्मी से ही डील करे, किसी और से डील ना करे। उन्हें भी पता है हाइब्रिड सिस्टम है। आपके देखने वालों की इंफॉर्मेशन के लिए कहूंगा, आज तक 5 अमेरिकन सदूर पाकिस्तान गए हैं, पांचों दफा जब वो गए थे पाकिस्तान में मार्शल था। तो ये आसिम मुनीर साहब जो है, बड़े दिल के राज इन्होंने भी सुने होंगे, इनको सूट भी करता है। और दूसरा जो खास कर आसिम मुनीर साहब को मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, जो उन्होंने गलत स्टेटमेंट एक दे दी है, डिप्लोमेटिक मिशन में उन्होंने चंद पाकिस्तानियों को बुलाया और सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी डायस्पोरा इज हाईली हाईली रिगार्डेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं पूछना चाहूंगा मेरे शाह साहब, सैयद साहब, जनाबे अली, आपका सारा डायस्पोरा मेजॉरिटी अनपढ़ है, डंकियों पे आया हुआ है, किस तरह रिस्पेक्ट ले लेगा दुनिया में वो? आप सोच सकते हैं? आप डिग्गियों में घुस के आए जब एजेंटों को पैसे देके, तो डायस्पोरा क्या, आपने कितनी एजुकेशन देके भेजी है डायस्पोरा को? यहां पे कोई एजुकेशन दी आपने उनको? कोई ट्रेड बताया उन्होंने? आपने बताया उनको? आपको ये नहीं पता कि आपका जितना डायस्पोरा है वो पीटीआई का यहां बैठा है इस वक्त सारे का सारा, बल्कि मैसी के बाहर जुलूस निकाल रहे थे आपके खिलाफ। ये डायस्पोरा है आपका। उन्हें पता ही नहीं रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग क्या है, उन्हें पता ही नहीं डेमोक्रेट पार्टी किससे खाते हैं, उन्हें पता ही नहीं। तो डायस्पोरा की इज्जत कहां से हो जाएगी? पढ़ाते रहे आप इनको वहां पे डायस्पोरा को। डायस्पोरा अगर डंकियां लगा के आए तो वो डायस्पोरा क्या होता है? वो बैठा सारा यहाँ पे, आप कहते हैं वो हमारे एम्बेसडर है, फिर देख लें जिस तरह के एम्बेसडर आपने भेजे हैं वो बने पड़े हैं यहाँ। दूसरी बात उन्होंने कर दी मेरे मुर्शद ने, उन्होंने कहा मैं इस डायस्पोरा को कहता हूं आपको पाकिस्तान में आओ इन्वेस्टमेंट करें। और हजूर आप अभी यहां मौजूद हैं, अगर उन्होंने 23 बंदे मार दिए आपके यूनिफॉर्म में, दुनिया जाने से डरती पाकिस्तान, आप कहते पैसे लेकर आए आप। मैं समझता हूं हम वाकई आंखों से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं, पर नाक में रोटियां नहीं डालते हैं। पता नहीं क्यों आप हमसे इस तरह के मजाक करते हैं कि पाकिस्तान आए पैसे लेकर आए। अदालतें आपकी फेल है, पुलिस आपकी फेल है। आप जो 5.10 अरब की करप्शन है कहते पाकिस्तान जिंदाबाद, आप उसको हलाल कर देते हैं। कौन आएगा वहां पे? आपकी बिजली सूटेबल है कोई चीज वहां मैन्युफैक्चर करने के लिए? सर, वो पीआईए की फ्लाइट में पता चला कि वो पता नहीं कितनी देर तक वो ऑफ रही है लाइटें। मैं मुर्शद से पूछना चाहूंगा, चाइना यहां से क्यों भाग गया? वो चाइना आ रहा था ना पैसे लेके, चाइना सी पैक बना रहा था यहाँ पे, वो क्यों भाग गया? क्योंकि लूटा है आपने उनको, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने लूटा है, आपने सबने मिलकर उस पर पिज्जे खरीदे हैं। अब आप इन गरीबों को कहते हैं जो डंकियां लगा के आए कि पैसे लेकर आओ वहां पे। हाँ, जिनको शौक है जाए, मेरे ख्याल में जाए, क्या अच्छा सर, ये इस टॉपिक पे ना आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि इसको इस तरीके से देखा जा रहा है, कहते हैं जितने मूड नहीं पाते, कोई कह रहा है कि ये इसलिए बड़ा अहम है कि आप देखिए अगर वापस आएंगे तो माशाल्लाह लग जाएगा, कोई कह रहा है आप वापस आएंगे तो ढेरों ढेर पैसा लेकर आएंगे और पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, और तीसरी बात ये की जा रही है कि जनाब वापस आएंगे तो कोई ना कोई जंग जो है अफगानिस्तान के साथ होने वाली है, और जो अमरीका है वो भी ये चाहता है, और अमरीका जो है अब ये मतलब आपने याद हो अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले साहिब साहब ये भी कहा गया अमेरिका की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि पाकिस्तान हमारा नेटो और नॉन नेटो एलाई एंड पार्टनर है। बिल्कुल ठीक, देखें उसमें इस वक्त चाइना गर्म है, इसमें कोई शक नहीं।
चाइना अफगानिस्तान के साथ, एक तो सबसे बड़ी बात आपकी आखिरी बात के अंदर वजन है, क्योंकि तालिबान ने अपना एम्बेसडर भेज दिया तालिबान चाइना के अंदर, लेकिन और भारत भी जा चुका है, उनका डिप्लोमेटिक मिशन काम शुरू हो चुके हैं, रशिया भी एग्रेसिव है वहां पे, और उसमें सिर्फ मिसिंग है तो अमेरिकन पीस मिसिंग है, लेकिन अमेरिकन भी दोहा के अंदर बात कर रहे हैं तालिबान के साथ। लेकिन चाइना जो वहां पे एग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है वहां पे माइनिंग के, उसके लिए अमेरिकन परेशान है। ये आखिरी बात आपकी वजन है कि हो सकता है इनको कहा जाए कि जाके तुसी लितर फाड़ दो, गड़ पे आ जाओ, तो आप पैसों के लिए पड़ जाते हैं, पहले माजी में भी करते रहे आप, कौन सी नई बात है। लेकिन उसमें आलिया जो दो चीजें मैं बताऊंगा, अगर मुर्शद वापस जाके वहां पे मार्शल लगा लेते हैं, वो भी कोई नई चीज नहीं करेंगे, पहले भी कई दफा लग चुका है, क्या फर्क पड़ता है उसमें, पाकिस्तान की तरक्की का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। अब आगे दूसरी बात आपने कही है कि पैसा लेकर जाएंगे, मैं कहता हूं 10 बोरियां ले जाएंगे यहां से पैसों के, पहले डॉलर कम आए वहां पे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो पैसे पहुंचेंगे नहीं, वो इनके आसपास ही कुछ चंद लोगों के काम आ जाएंगे पैसे, वो दोनों चीजें कुछ और सर, कुछ और पिज्जा ब्रांचेस बन जाएंगी, कुछ और ले लेंगे, पहले देखें, पहले पापा जान लिया था, पिज्जा हट ले लेंगे, डोमिनोज ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मुझे ये बताएं आलिया, पाकिस्तान का क्या बनेगा, ना मार्शल वहां पे नया होगा, ना डॉलरों की बोरियां नई होंगी, ना डॉलरों की बारिशें नहीं होंगी, मुझे ये बताएं कौम का क्या बनेगा। कौम तालीम के बगैर मर जाएगी, ये हालत है आपकी इस वक्त। दुनिया आपसे माफिया मांगती फिर रही है, आपसे दुनिया कहती खुदा का नाम है, जब ईरान ने भी कहा है कि हमने इनके लिए दरवाजे नहीं खोलने, तो अब ये देखें कि आपसे दुनिया बेजार कितनी, नोट करें जरा, दुनिया अब आपके मिन्नतें कर रही है कि खुदा का नाम यार कोई नया दरवाजा देखो, आपके पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर दिए आप पे, लेकिन आप है कि वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती, वो बंदा क्या करे, क्या करे। हम तो पॉलिटिकल रिफ्यूजी हैं भाई, हमें तो 35 साल हो गए, मैं तो एडमिट करता हूं मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं, मैं तो अपनी औलाद को भी कहता हूं बेटा मैं तो पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं। मेरी माँ बचपन में खुद टीचर थी, मुझे कहती थी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, मैं कह जब पढ़ लिख के डिग्रियां 2 पोस्ट ग्रेजुएट ली, उन्होंने कहा भाई यार हु द हेल यू आर, जॉब चाहिए तुम्हें, जॉब तुम क्या करोगे यहाँ पे, आगे ब्रिटिश एजेंट बैठे हैं, ब्रिटिश वो जो छोड़ के गए थे, इलेक्टेबल हैं या जो कुछ भी हैं, इस वक्त आपके ऊपर से भी मार रहे हैं इलेक्टेबल, नीचे से आपके सीएसएस वाले ब्रिटिश एजेंट हैं, वो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, डिप्टी कमिश्नर की ऊंची छत वाले घर में बैठ के समझते हैं हम ब्रिटिश बन गए और पाकिस्तान से बदले ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन भूलते नहीं है कि लोअर क्लास से आए, लोअर मिडिल क्लास से, लेकिन बदले ले रहे हैं पाकिस्तान से, तो बचने वाले हालात नहीं है, क्यामत है, कहते हैं क्यामत सूरा है इस वक्त, क्यामत सूरा। सही साहिब साहब, बेहद शुक्रिया, आपने बड़े इन डेप्थ एनालिसिस पेश किया। आपके आखिरी इसी नोट पर मैं कहना चाहूंगी, वो कहते हैं ना कि सर हर बंदा अपनी कयामत जो है अपने साथ लेकर चलता है, जन्नत और जहन्नुम, तो हम भी जन्नत और जहन्नुम साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती, हमें पता नहीं चलता इस बात का। आलिया मेरी नजर में मैं समझता हूं मैं जहां बैठा हूं यही जन्नत है। उसकी वजह यह है कि मुझे कोई पुलिस वाला दिन में 4 दफा मेरा गिरबान नहीं पकड़ता, मैं अगर जहां दिल चाहे नमाज पढ़ना चाहूं मैं वहां खड़ा होकर पढ़ सकता हूं, और मैं अगर रिज़्क़ हलाल कमाना चाहूं तो मैं कमा सकता हूं, और मैं जो खाना चाहूं वो मुझे मिल जाता है। मैं जहां बैठा हूं क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन ये मेरी नजर में मेरी जन्नत है, इसमें कुछ। और फलस्तीन के बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सब नजर आ रहा है, कोई नहीं रोक रहा, यानी इसकी भी आजादी वहां पे ऐसा जो है आप करके दिखाएं यहूदियों के हक में कोई प्रोटेस्ट, वहां पे आप पीटीआई वालों की हालत जो देख लें, आप यहूदियों की छोड़े, आपको बताया नहीं कि एक दफा इंटरव्यू पसंद ना आए तो दूसरी दफा फिर पकड़ के ले आते, एक बंदा लोग बोल नहीं सकते, लुकनत आ गई परमानेंट, उनको मार मार जूते उन्होंने निकाल दिए उनके हालत। आप कैसी बातें करें, वो 25 करोड़ लोगों का एक बेकार कैंप है, बेकार कैंप, दुनिया द बिगेस्ट लेबर कैंप ऑन द प्लेनेट ऑफ दिस अर्थ, कि 5000 लोगों के खर्चे पूरे करने के लिए टोरंटो, लंदन और दुबई में आईएमएफ के और बैंकों के लोन्स पे 25 करोड़ लोगों का खून चूस चूस के उसकी किस्तें दी जाती हैं। द बिगेस्ट लेबर कैंप ऑन द प्लेनेट, बिगेस्ट। साहिब साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपसे बात होगी सर।